हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पीपी सर। तो हम आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिए थे। रदरफोर्ड सर ने बताया कि एटम कोई मामूली चीज़ नहीं है। थॉमसन सर ने तो ऐसे बता दिया था, हाँ एटम है, इसके अगल बगल पॉजिटिव चार्ज इधर उधर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं समान रूप से। लेकिन उन्होंने बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बढ़िया बताया था, एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था उन्होंने कि एटम के अंदर तो बहुत कुछ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। एटम के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। इतनी सी कहानी। अच्छा, इनका ड्रॉबैक क्या था मैंने बता दिया था, कंक्लूजन क्या था कंक्लूजन भी बता दिया था, ड्रॉबैक भी इनका बताने जा रहा हूँ। देखो पहले सुन लो, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आप लोगों को। इन्होंने इनका कंक्लूजन क्या था, इन्होंने बताया था कि अब मान लो एटम है, सुन लो ध्यान से बाबू, एटम है, एटम के अंदर ये छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में अब न्यूक्लियस होता है, और जो रे बहुत सारी रे आ रही थी सीधे निकल जा रही थी, बहुत सारी रे सीधी निकल जा रही थी, यहाँ के ऐसे सीधी निकल जा रही थी। और कुछ रे जो थी किसी एंगल से डेविएट हो जा रही थी। 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के अपने ही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस चला आ रहा था। ऐसे कुछ डायग्राम बनाए थे हम आप लोगों को, ठीक सही है, ये समझा दिए थे आप लोगों को, बता दिए थे इस तरह, ठीक है। तो इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था, ठीक। इसको उन्होंने क्या कहा था, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस बोला था, ठीक है, न्यूक्लियस बोला था उन्होंने। और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस की साइज ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस 15 मीटर के आसपास होता है, ठीक। और बात रही, और उन्होंने भी बताया था न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन बात रह गई इलेक्ट्रॉन के ठहरने की, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इसके बारे में बात होने लगी, कैसे ठहरेगा। तो उन्होंने बताया था जिस प्रकार सौरमंडल वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है। प्लैनेट जिस तरह सन के अराउंड प्लैनेट समझ में आ गया होगा, बताए थे हम इसको, जिस तरह सन के अराउंड प्लैनेट मूव करते हैं उसी तरह यह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, ठीक है। सोलर सिस्टम वाला बता दिए थे कहानी, ठीक। तो उन्होंने बताया था यह न्यूक्लियस है बाबू, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक। इन्होंने ऐसे बता दिया था, जूले भी छान दिए थे, ठीक है। ऐसे याद करो, समझ लो भाई, ध्यान से देखो, ठीक। तो बात तो इतनी कहानी थी। इनके ड्रॉबैक, हाँ ड्रॉबैक बता रहे हैं, ड्रॉबैक सुनो भाई, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। तो इन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है, ठीक। लेकिन कोई भी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, हर जगह अपना मैथमेटिक्स लगा देते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स में भी उनका फार्मूला आता है। तो उनके इक्वेशन के अनुसार, उनके थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, जब घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, मतलब एनर्जी इमिट करता है। तो ये घूमेगा, और घूमते घूमते एक ऐसा समय आएगा, जितना घूमेगा उसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, एक ऐसा समय आएगा उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो उसका अस्तित्व, न्यूक्लियस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बट ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस थ्योरी, यहाँ इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई, रदरफोर्ड की थ्योरी यहाँ फ्लॉप हो गई। इस चीज़ को वो समझा नहीं पाए थे, इस चीज़ को वो समझा नहीं पाए, उनको बहुत झटका लगा, ठीक है। तो इस थ्योरी को आगे काम तो वो कर दिए थे, आगे इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था नील बोर, द ग्रेट साइंटिस्ट हु चैलेंज आइंस्टीन, ठीक है। नील बोर ऐसे साइंटिस्ट थे जो आइंस्टीन को चैलेंज किए थे,
ठीक है। तो उन्होंने बताया था, बढ़िया से एक्सप्लेन इसके बारे में किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के सब कुछ। हाँ एक बात और है, ये तो बता दिए थे, समझ में आ गया। और एक और बात हुई, और ड्रॉबैक दूसरी, तो ये तो पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक, हाँ, डू नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी उन्होंने उतना कुछ नहीं बताया था। ठीक है, ठीक। तो इतनी कहानी थी इनकी, क्या, रदरफोर्ड की। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। हेडिंग डालो बच्चों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियस का खोज कर दिए थे, तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बता दें हम आप लोगों को। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक, जो सबसे आसान होता है बता दें आप लोगों को। सिंबल, पहले आप लोगों को सिंबल बता दें। सिंबल कैसे लिखते हैं? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बाबू, बता दे रहे हैं। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो एक्स लिखो और यहाँ जेड लिखो, यहाँ ए लिखो, एक्स जेड ए, या ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स जेड ए। ठीक है, इसमें जेड है, क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जेड है आपका बाबू एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ये क्या है? एटॉमिक मास है, या इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है बाबू, ठीक। रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड में क्या रिलेशन है? ए और जेड में क्या रिलेशन होता है? इधर बता दें आप लोगों को। रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड, रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड में क्या रिलेशन होता है? ए इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए, क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से देखो। ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए आपका बाबू फिर से लिख लो, ए इक्वल टू है एटॉमिक मास कह सकते हैं इसको, या एटॉमिक वेट कह सकते हैं, या मोलर मास भी कह सकते हैं। ठीक। जेड क्या है बाबू? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तीन चीज़ से इसको जानते हैं, तीन नाम से। एन को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ए और जेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है? आसानी है, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। ठीक, इस पर छोटा सा क्वेश्चन दें, आप लोग करेंगे? चलिए छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन दे दें आप लोगों को। देखिए कैसे है, मान लीजिए मैं दिया हूँ आपको, सबसे आसान क्वेश्चन है। सोडियम या सोडियम एटम है, सोडियम क्या है? सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, ये मास नंबर 23 है, ऐसे लिखे हैं। जैसे होता है ना, ऐसे जेड ए आपका जेड है, सॉरी जेड आपका 11 है, ए आपका 23 है। सुन लीजिए बाबू बात को ध्यान से, इधर का मिटा दें, आप लोगों को नोट कर लिए होंगे।
देखो बाबू, ये सिंबल होता है, इसको तो सिंबल कहेंगे, ठीक। यह J11 आपका कहलाएगा, ये जेड इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जेड। 23 क्या है, ए है, तो ए आपका है यहाँ 23 है, जेड है 11, ठीक। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक, हाँ, और ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए की वैल्यू 23, जेड की वैल्यू 11, एन हमको निकल जाएगा 23 माइनस 11, दैट इज एन इक्वल टू 12, एन बराबर 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 12। और पूछ देगा क्या, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक मास बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। कैसे निकलेगा बाबू, कैसे बताएंगे, तो इसी से कहानी से देख लो। इसको ये कह सकते हैं, एटॉमिक वेट 23, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, ठीक है, बता दिया था, क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लूज किया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होगा, ठीक है। ये समझ में बात आई होगी, अच्छी तरह से आई होगी, बहुत अच्छा, आसान है, बच्चों वाला है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाइए आप लोग, थोड़ा दिमाग बढ़ाइए, दिमाग को बढ़ाइए। हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को यही एटम दे दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1 होता है, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कोई मेटल, ये मेटल है, कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है दूसरे को, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल, ये सब कहानी जानते होंगे आप लोग, ठीक है बाबू। तो इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 ही बच जाएंगे, 2 और 8 कितने होंगे, 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है, Na 11 प्लस है 23, ऐसे करके दिया हुआ है, ये 23, इसको 23 लिख दो, ठीक। यानी 11 23। तो ये देखो बाबू, जेड की वैल्यू है, ये तो जेड है और ये आपका ए है, ठीक है। इसमें पूछा है एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, ठीक। तो देखिए, एटॉमिक नंबर भी लिख लो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, 23 एटॉमिक मास होगा। ए की वैल्यू 23 ही होगी, ए की वैल्यू, हाँ, ए की वैल्यू तो 23 है, तो 23 लिख दो, ठीक है बाबू। और एटॉमिक नंबर जेड होता है, तो जेड की वैल्यू क्या है बाबू, 11 है, तो इसको 11 लिख दीजिए, ठीक है। प्रोटॉन भी उतना, जितना एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन होता है, लेकिन बात रह गई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है तो 8 और 2 10 बचेगा, तो क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मैं वही समझाया हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के लिए तो कहानी वही होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन में बड़े में से घटा दो, क्या होगा न्यूट्रॉन आपका, न्यूट्रॉन आपका होगा 23 में से 11 जा 12 होगा, ठीक है, बड़े वाले में से घटा दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा चित्र, आई होप की समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा दे रहा हूँ, आप लोग तब तक लगाइए,
दूसरा दे दिए, लगाइए mg पर 2 + 12 24, ठीक, इसको लगाइए, ठीक है, लगा लिए आप लोग। देखिए पहले इसमें मेन फंडा वही है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप लोग खुद से बता दिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चलिए अब बताइए, mg 12 24 2 + 4, बताइए कितने होंगे, कितने होंगे बाबू। देखिए बता दे रहे हैं, यह A है, यह Z है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, अपने में दे दिया है, ठीक है। A की वैल्यू क्या है बाबू, 24 है, और Z है आपका 12 है, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे को दान दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को जब दान दे दिया है। देखो मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, 2 8 2 पढ़े होगे तुम लोग यार, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे को दे दिया, 2 + चार्ज होगा, +2 ही लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना था, 2 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 8 और 2 10 बचेगा, ठीक है, पढ़े हो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 9th 10th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन ना बचेगा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो लिख लो एटॉमिक नंबर 24 है, एटॉमिक मास 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है, प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, न्यूट्रॉन क्या होगा 12 होगा, न्यूट्रॉन घटा दो, ठीक, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाओ जरा, तो दूसरा क्वेश्चन लगाओ, दे रहा हूँ, लगाओ तो थोड़ा दिमाग को ठीक करो। 13 27 एल्युमिनियम 13 27 13 27 13 27, बताओ 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 बताओ, चलो इसी क्वेश्चन को लाओ, एल्युमिनियम 13 27 3 + चार्ज है, चलो खुद से बताऊं कैसे करेंगे बाबू, करो बाबू। ए बराबर इसमें क्या होगा, ए बराबर 27 होगा, जेड क्या होगा 13 होगा, या ए है, ठीक, प्रोटॉन भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 बचेंगे। न्यूट्रॉन क्या होगा 13 में से 27 में से 13 जा कितना बचेगा भाई, 27 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 7 में से 3 जा 4, 2 में से 1 14 बचेगा, ठीक है। अरे 7 में से 3 जा 4, 2 में से 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ बाबू, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन लगाओ खुद से, तीसरा दे रहा हूँ, लगाओ खुद से, लगाओ लगाओ, दे रहा हूँ, लगाओ। चलो O पर -2, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, 8 और 16, इसमें फाइंड करना है, फाइंड क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बताओ क्या होगा, हाँ दिमाग लगाओ, चलो दिमाग लगा लिए होगे। 16, ये आपका 16 होगा, जेड आपका 8 होगा, तो दिमाग लगाओ, 16 8 8 2 माइनस, मतलब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, कर्जा लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से कर्ज लिया है, कितने होंगे बाबू 10 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 में से 8 जा 8, न्यूट्रॉन 8 होंगे ना, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसको करो, मान लो अभी दूसरा क्वेश्चन दे दिया हूँ, आयरन पर 2 + 26 56 होता है, 56 होता है, ठीक, इसको करो। इसमें आपको एटॉमिक नंबर बताना है, ए तो आपका 56 ही हो जाएगा, ठीक,
एटॉमिक नंबर क्या होगा, 26 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इसको लिख लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होगा, 26 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 26 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। और क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन 6 में 6 या कुछ ना है, हाँ 5 में 2 या 3, 30 बचेगा। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नोट करो, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कह लो, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या क्या आएगा आने से पहले, आइसोटोप्स आइसोबार आने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। एटम है या एटम के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यह मान लो एटम है बाबू, ठीक। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस न्यूक्लियस में ही एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे इसको इस तरह बना के लिख लो, एटम, ये यहाँ लिख लो, इसको मान लो एटम है यह एटम, और एटम के अंदर रहता है न्यूक्लियस, ठीक। और न्यूक्लियस में रहते हैं बाबू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बाबू। एक और होता है एटम में ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जो धमाल मचाए रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ लिख लें हम, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। इन्होंने इतना बताया था। अब हमको पढ़ना है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या क्या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में आएंगे, उसमें जो पढ़ना है हमको ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। अब इसमें जो हमको पढ़ना है बाबू, बेसिकली क्या क्या आएगा, चलो इसे लिख दे रहा हूँ। वो पढ़ना है हमको आइसोटोप, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसो स्टर, आइसोस्टर, आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स, न्यूक्लियर आइसोमर, ठीक है। इतना पढ़ना है आप लोगों को, पहला नंबर, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोस्टर, आइसोडायाफर्स, न्यूक्लियर आइसोमर, इतना चीज़ पढ़ना है। और देखो जनरली जो हम पढ़ते हैं इतना चीज़ हम अपने सिलेबस में जानना, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, यहाँ तक पढ़ते हैं। आइसोस्टर, आइसोडायाफर्स और न्यूक्लियर आइसोमर, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक होती है, एक और ब्रांच है, पहले हुआ करता था क्लास 12 में हम लोगों के समय में, अब शायद निकाल दिया गया है, लेकिन है तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में इसका डेफिनेशन आपको बढ़िया से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ मैथमेटिकल अप्रोच हैं, उसको मैं मैथमेटिकल अप्रोच जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताऊंगा, ठीक है।
इतना नोट करें आप लोग, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। चलो।